हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन इंडियन हिस्ट्री का जो अपना कंपोनेंट बच गया था, यानी मैंने टोटल 8 क्लास, लगभग मैं मानता हूँ कि 9 क्लास मैंने आपको अच्छे से करवा दी थी। आज दोस्तों ये 10वीं क्लास है और आप देख रहे हो कि इंडिया हिस्ट्री भी अब एक टॉपिक और रहा है आपका 1857 क्रांति। उसके बाद में कंप्लीटली आपकी एक गांधी जी रहेगा, वो मैं मई के आसपास कराऊंगा, नोट्स बनेंगे उसके। और उसके बाद सारा मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप देखोगे कि आज ये अपना सुभाष चंद्र बोस का टॉपिक है और कल उसके बाद में 1857 क्रांति का टॉपिक बच जाएगा। उसके बाद से इंडियन हिस्ट्री टोटल आप देखोगे 11 क्लास के अंदर इंडियन हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाती है। और दोस्तों मेरा मिनिमम एक ही मोटो रहा है कि मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। इसी एम के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ में हम चल रहे हैं। तो दोस्तों बनाए रखिए। रजत खंडेलवाल परिवार में आपका हार्दिक भी स्वागत है और आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास है दोस्तों, आपको नजर आ रही होगी क्लास नंबर 10। कौन सी क्लास है ये आज की? आप देख रहे होंगे कि क्लास नंबर 10 है ये। और टॉपिक का नाम आपको नजर भी आ रहा होगा। टॉपिक का नाम है, आप देख, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। ये अपने ये आज का टॉपिक है। और आप देखोगे कि जब आरपीएससी का पैटर्न जो चल रहा है उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके आते ही है। और पिछली बार जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था तो रास बिहारी बोस के बारे में आ गया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। आजाद हिंद फौज के बारे में तो आप देखोगे पूरा ओवरऑल अपन इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए और जो फर्स्ट गेट की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसको हमारे चैनल के साथ जोड़ते रहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का है रास बिहारी बोस, ठीक है। पहले अपन रास बिहारी बोस पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस अपन पढ़ेंगे। ये है रास बिहारी बोस के बारे में। पहले से अपन इसका थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ते हैं और जीवन परिचय के साथ में फिर अपन देखेंगे धीरे धीरे इन्होंने कैसे जापान जाते हैं और जापान के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वहाँ स्थापित करते हैं और कैसे जापान के अंदर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान आती है इनके पास में, और कैसे ये सुभाष बाबू को आज़ाद हिंद फौज की कमान देकर और ये उसके बाद में ये इनका जो इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर धीरे धीरे आप देखोगे इनका नारा फेमस था, एशिया एशिया वासियों के लिए। तो सब चीज़ें इसमें अंदर अपन पढ़ने का प्रयास आराम से करेंगे, ठीक है। फिक्स क्वेश्चन है इसके अंदर से। एक क्वेश्चन पूछेगा कि आज़ाद हिंद फौज की प्रारंभिक जो उपलब्धि थी उसके अंदर नेतृत्व किसने किया था? तो फिक्स था, रास बिहारी बोस थे जिन्होंने प्रारंभिक रूप से नेतृत्व किया था, ठीक है। उसके बाद सुभाष बाबू को कमान इन्होंने दी थी। जो द्वितीय जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर इन्होंने कमान दी थी। तो पढ़ने का प्रयास एक बार अपन अच्छे से कर लेते हैं। वही दोस्तों, पहले जीवन परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मैं ओवरऑल बता देता हूं। दो जीवन परिचय, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे इनका जीवन परिचय पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय होता है, आप कोई भी आप किसी भी डोमिनेट्स लीडर होता है उसका सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? जीवन परिचय। क्या पढ़ते हैं? जीवन परिचय। और सबसे हम देखेंगे इनका जन्म हुगली में हुआ था। कहाँ हुआ था? हुगली। हुगली के वहाँ जन्म हुआ था। बंगाल भूमि से आते थे। और जब बंगाल की भूमि से आएंगे तो क्या देखेंगे वहाँ पे? बंगाल विभाजन भी देखेंगे वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हो गया था। तो वहाँ से देखेंगे वो सारा स्वदेशी मूवमेंट देखेंगे ये बंगाल के अंदर, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट देखेंगे ये। और फिर ये क्या है कि उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए थे? पढ़ने के लिए चले गए थे। उच्च शिक्षा के लिए आप देखोगे कहाँ पढ़ने के लिए चले गए थे? विदेश पढ़ने के लिए चले गए थे। और धीरे धीरे आप देखोगे उसके बाद में ये आते हैं और भारत के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण होर्डिंग बम ब्लास्ट द्वितीय, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। होर्डिंग होर्डिंग बम ब्लास्ट घटना, बम ब्लास्ट घटना 1912 की घटना थी है। जब आप देख रहे हो कि जब राजधानी जब परिवर्तन कर रहे थे, जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लेके आ रहे थे तो पूरी योजना बनाने के अंदर रास बिहारी बोस का ही नेतृत्व पूरा इसके अंदर था, ठीक है। होर्डिंग सेकंड, कहाँ पे जब राजधानी चेंज कर रहे थे? राजधानी चेंज कहाँ से? कलकत्ता से, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर रहे थे। तो बम ब्लास्ट होता है और बम ब्लास्ट में हम देखते हैं कि पूरा नेतृत्व इनके पास ही था और इसके अंदर 4 लोगों के अंदर फांसी होती है। अवध बिहारी, वो 4 नाम अपन देखेंगे। तो ये बेसिक है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि जापान कैसे जाते हैं। तो वहाँ की एक लड़की थी जापान के, जापानी तोशिका से शादी करते हैं, फिर उनको नागरिकता मिल जाती है और फिर वो वहीं रह जाते हैं और जापान के अंदर और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं और कैसे कैसे फिर वो सारी कमान सुभाष बाबू को देते हैं। ये सारी बात अपन पढ़ने का धीरे धीरे प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय और फिर बंगाल का विभाजन इनका यहाँ हुआ था, क्योंकि
बंगाल की भूमि से आते थे, स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ था, और होर्डिंग बम ब्लास्ट जो घटना है वो सारी अपन पढ़ने का प्रयास धीरे धीरे इसके अंदर करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपन, अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, हाँ, जन्म इनका कहाँ होता है? हुगली। कहाँ होता है इनका जन्म? हुगली के अंदर इनका जन्म होता है, कलकत्ता के अंदर 1886 में इनका जन्म होता है। ठीक है, 1886 में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम आप देखोगे विनोद बिहारी, इनके पिताजी का नाम था। माताजी का नाम भुवनेश्वरी, क्या नाम था? भुवनेश्वरी। और मैंने कहा था कि ये उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए थे? विदेश चले गए थे पढ़ने के लिए। तो उच्च शिक्षा हेतु कहाँ चले गए थे? जर्मनी व फ्रांस भी ये चले गए थे। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि 1905 के अंदर बंगाल विभाजन होता है, और बंगाल विभाजन के अंदर ये बिल्कुल क्या थे? असंतुष्ट थे इस चीज़ से। ठीक है, क्या थे? असंतुष्ट थे ये। और उसके बाद देखते हैं कि जब 1906 आता है तो ये इन्होंने क्या, थोड़ा सरकारी काम भी किया, सरकारी सेवा में भी थे ये, और देहरादून की जो वन अनुसंधानशाला में इन्होंने क्या किया था? कार्य करना प्रारंभ किया था। और कहते हैं कि वहीं इनका संपर्क क्रांतिकारियों से होने लग गया था। ठीक है, जब उत्तराखंड के वहाँ गए, देहरादून गए, तो इन्होंने धीरे धीरे क्रांतिकारियों के साथ रहने लग गए, और इनका संपर्क एक प्रकार से क्रांतिकारियों के साथ में देहरादून के अंदर ही आप देख रहे हो कि जो वन अनुसंधानशाला है वहाँ पर इनका क्रांतिकारियों से क्या हो गया? धीरे धीरे लगाव होने लग गया 1906 के अंदर। उसके बाद देखते हैं, हाँ, तो अब मेन घटना है। देखो मेन घटना यही है, आप जो एक होर्डिंग्स बम ब्लास्ट, ये इसकी मेन घटना है, क्योंकि रास बिहारी बोस के नेतृत्व में सारी योजना बन रही है। क्रांतिकारी जितने भी थे रास बिहारी के बोस के नेतृत्व में चल रहे थे, और राजस्थान से भी आप देखोगे कि केसरी सिंह बारठ, ये सारे जितने भी थे इनके ही बिल्कुल इन्हीं के साथ काम कर रहे थे सारे के सारे। ठीक है, तो कुल मिला के बाद दोस्तों पूरी योजना इनकी बन रही थी। अब जब होर्डिंग बम ब्लास्ट होता है, घटना क्या थी? घटना ये थी कि जब राजधानी थी, तब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ रही थी 1912 के अंदर, तो चांदनी चौक जगह थी, चांदनी चौक, वहां पर गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग्स के जुलूस पर रास बिहारी बोस के नेतृत्व में बम फेंका गया। और इस मुकदमे में कितने लोग मरे थे? आप देखोगे 4 लोगों की क्या हुई थी? फांसी हो गई थी। तारीख क्या थी? 23 दिसंबर 1912। दोस्तों घटना याद है, होर्डिंग बम ब्लास्ट की 23 दिसंबर 1912 के अंदर इन्हीं के नेतृत्व में बम फेंका गया। और कहते हैं कि इस मुकदमे के अंदर 4 लोगों को इसके अंदर फांसी हो गई थी। कौन कौन से? अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार। दोस्तों याद कर लेना, खूब बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि होर्डिंग बम ब्लास्ट के अंदर किन किन 4 लोगों को फांसी हुई थी। सबसे पहले आरएसप्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, ये 4 लोग थे। जब होर्डिंग बम ब्लास्ट हुआ था 23 दिसंबर तारीख थी 1912 का, आप देखोगे कि 1912 का वर्ष था, और तारीख थी 23 दिसंबर का समय था। और रास बिहारी बोस के नेतृत्व में ये पूरा जुलूस निकल रहा था होर्डिंग बम्स कार्ड का, और इनके नेतृत्व में ही आप देखेंगे बम ब्लास्ट होता है, 4 लोगों को फांसी हो जाती है। दोस्तों ये थी घटना 1912 तक की। आगे बढ़ते हैं फिर 1915 के अंदर, फरवरी 1915 के अंदर फिर ये धीरे धीरे आप देखोगे कि अब ये योजना बनाते हैं सशस्त्र क्रांति की। किसकी? सशस्त्र क्रांति की योजना बनाते हैं, लेकिन इनकी योजना क्या हो जाती है? विफल हो जाती है। क्योंकि आप देख रहे हो कि सारा नेतृत्व किसके ऊपर हो रहा है? सारा रास बिहारी बोस की। तो धीरे धीरे योजना विफल होती जा रही थी। तो रास बिहारी बोस के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, लेकिन क्या हो गई? ये योजना क्या हो गई? विफल हो जाती है। दोस्तों ये था कहानी। एक बार वापस से अपन रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, रास बिहारी बोस का। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं इनका, वापस से टॉपिक है रास बिहारी बोस। सबसे पहले इनका जन्म हुगली कलकत्ता के अंदर इनका जन्म होता है। 1886 में इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम विनोद बिहारी था, माताजी का नाम भुवनेश्वरी थी। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए थे? जर्मनी व फ्रांस चले गए थे। और 1905 का जो बंगाल विभाजन, जो बंगाल त्रासदी हुई थी, उस विभाजन के अंदर ये काफ़ी क्या थे? असंतुष्ट थे, और स्वदेशी मूवमेंट के अंदर भी इनका सहयोग मिलता है। और 1906 का जो देहरादून की वन अनुसंधानशाला है वहाँ काम करते हैं, और वहीं से संपर्क इनका क्रांतिकारियों के साथ में संपर्क धीरे धीरे बढ़ता है। और जब इनका क्रांतिकारियों के साथ में संबंध धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो एक घटना होती है होर्डिंग्स बम ब्लास्ट। कौन सा? होर्डिंग बम ब्लास्ट। तारीख थी 23 दिसंबर 1912, ये तारीख थी। और इस दिन जो था, जब होर्डिंग, जो आप देख रहे हो कि जो भारत का गवर्नर जनरल था होर्डिंग सेकंड, जब राजधानी चेंज की जा रही थी, यानी कलकत्ता से दिल्ली इसको राजधानी लेके आ रहे थे, तो इनके ऊपर क्या चलाया गया? आप देखोगे बम ब्लास्ट किया गया। और कहते हैं कि किनके नेतृत्व में? रास बिहारी बोस के नेतृत्व में ये फेंका गया था। और इस मुकदमे में कितने? 4 लोगों को फांसी हुई थी। कौन कौन से? अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, ये 4 लोग थे। और उसके बाद में फरवरी 1915 के अंदर रास बिहारी बोस ने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, लेकिन ये योजना क्या हो गई? विफल हो जाती है। दोस्तों ये घटना थी 1915 तक की। अब आगे चलते हैं अपन, देखो, हाँ, अब दोस्तों ये धीरे धीरे, जैसे आपको होर्डिंग बम ब्लास्ट हो गया तो चारों तरफ इनका नाम हो गया, ठीक है। अब सरकार इनको पकड़ने के लिए पीछे पड़ रही थी। अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे? ये अपना नाम परिवर्तन करेंगे, और एक नाम निकाला इन्होंने पीएन टैगोर के नाम से, इन्होंने नाम निकाल के, और 1915 के अंदर कहाँ जाते हैं? जापान ये चले जाते थे। कैसे? सबसे पहले 1915 के अंदर
इन्होंने अपना नाम चेंज किया, नाम रखा पीएन टैगोर, और पीएन टैगोर के नाम के रखकर इन्होंने कहाँ चले गए, ये जापान चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, जापान ये चले जाते हैं। और कहते हैं कि वहाँ जापान के अंदर एक तोशिका नाम की एक लड़की थी, और वहाँ से इन्होंने क्या कर लिया, प्रेम विवाह कर लिया, वहाँ से शादी कर ली, विवाह कर लिया, और जैसे वहाँ विवाह किया तो इनको वहाँ की जापान की नागरिकता उनको मिल गई। जापान की मिल गई, इनको नागरिकता इनको मिल गई, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि मई 1942 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों लाइन यही है कि मई 1942 के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ पे की थी, टोक्यो के अंदर इन्होंने स्थापना कर दी है। कहाँ पे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ की है, टोक्यो के अंदर इन्होंने स्थापना की है। और 22 जून जब तारीख थी, 22 जून 1942 का दिन था, और जब इंडियन जो इंडिपेंडेंस लीग है इसका जो सेकंड सम्मेलन चल रहा था इस बैंकॉक के अंदर, तो कहते हैं कि इसकी कमान पूरी सुभाष बाबू को देने का इसमें अंदर निर्णय लिया गया। और कहते हैं इसके बाद में 4 जुलाई तारीख, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 4 जुलाई, कौन सी तारीख है, 4 जुलाई की तो तारीख है। उसके दिन रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु 21 जनवरी 1945 के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, जापान के अंदर ही। दोस्तों इनका जो समाचार पत्र था कौन सा था, न्यू एशिया, कौन सा था, न्यू एशिया इनका समाचार पत्र था। और इनका नारा था एशिया एशिया वासियों के लिए। क्या नारा था, एशिया एशिया वासियों के लिए। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, समाचार पत्र कौन सा, न्यू एशिया। इनका नारा कौन सा था, एशिया एशिया वासियों के लिए, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। और कहते हैं कि लास्ट में जाके जापानी सरकार ने इन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार यानी ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो इनको प्रदान किया। दोस्तों ये थे हमारे रास बिहारी बोस, ठीक है। दोस्तों आपको जो याद रखना है वो इसके अंदर एक चीज याद रखना है, एक तो आपको कब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई थी, एक तो ये याद रखना है मई 1942 के अंदर, और कहाँ पे हुई थी, टोक्यो के अंदर, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कि 22 मई तारीख क्या है, 22 जून 1942 के दिन इंडियन इंडिपेंडेंट जो लीग थी, इस लीग के अंदर इसका निर्णय कहाँ लिया गया, ठीक है। तो कहाँ लिया गया था, बैंकॉक के अंदर। कहाँ लिया गया था, बैंकॉक के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी कमान किसको दी थी, आईएनए की कमान सुभाष बाबू को इसको कमान दी थी, ठीक है, इसको। फिर उसके बाद निर्णय इसके अंदर दी जाएगी, इसमें निर्णय लिया गया था। और कहते हैं तारीख थी 4 जुलाई 1943 के दिन सुभाष बाबू को यहाँ पे आईएनए की कमान को यहाँ पे सौंप दिया गया। और मेन चीज यही थी कि इनका नारा एशिया एशिया वासियों के लिए और न्यू एशिया, ये इनका समाचार पत्र था। दोस्तों कहने के मतलब ये मेन इसके अंदर चीजें थी। तो एक बार वापस से अपन क्विक रिवीजन इसके अंदर कर लेते हैं। देखो आपको मेन चीज याद रखना है, एक तो नारा याद रखना है, देखो उसमें अंदर एक तो इसके अंदर आपको नारा याद रखना है, ठीक है। एक इनका जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडिपेंडेंस लीग ये याद रखना है आपको। कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना, टोक्यो के अंदर। इनका समाचार पत्र याद रखना है, एक तो समाचार पत्र कौन सा था, न्यू एशिया। कौन सा अखबार था, न्यू एशिया इनका अखबार था। ये चीज याद रखनी। तो दोस्तों छोटी छोटी चीजें आपको ये चीजें याद ही रखनी पड़ेगी। और नारा था एशिया एशिया वासियों के लिए। नारा क्या था, एशिया एशिया वासियों के लिए। नारा था एशिया एशिया वासियों के लिए, एशिया एशिया वासियों के लिए, एशिया वासियों के लिए, एशिया एशिया वासियों के लिए, ये इनका नारा था। तो मैंने आपको सारा रास बिहारी बोस के बारे में सारी चीज़ें आपको मेन चीज़ आपको बता दी। आपको सिर्फ यही याद करना है। तो एक बार अपन क्विक रिवीजन एक बार वापस अच्छे से कर लेते हैं। देखो टॉपिक का नाम आपको नजर आ रहा होगा, रास बिहारी बोस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज यही है रास बिहारी बोस के अंदर आपको कि आईएनए की सबसे पहले जो प्रारंभिक नेता थे वो कौन थे, खुद रास बिहारी बोस, ठीक है। बाद में कमान दे रहे हैं राज सुभाष चंद्र बोस को सारी चीजें। तो ये आपको ये चीज आपको बेसिक कर लेना है। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना एक ये याद रखना है, न्यू एशिया अखबार ये याद रखना है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इनका नारा था एशिया एशिया वासियों के लिए, ये आपको चीजें याद रखनी है। और फिर होर्डिंग बम ब्लास्ट, एक ये चीज आपको अच्छे से याद कर ले। 5 इंपॉर्टेंट चीजें वो यही बस आपको याद करनी है। तो एक बार वापस से मैं क्विक रिवीजन आपको अच्छे से करवा देता हूं। देखो टॉपिक का नाम है रास बिहारी बोस। जन्म हुगली कलकत्ता 1886 में इनका जन्म होता है। पिता का नाम आप देख रहे होंगे विनोद बिहारी, माता का नाम भुवनेश्वरी। उच्च शिक्षा हेतु जर्मनी व फ्रांस चले गए। और कहाँ के रहने वाले थे, बंगाल के। तो बंगाल विभाजन होता है वहाँ पे 1905 के अंदर। और उससे क्या थे, ये असंतुष्ट थे। फिर 1906 के अंदर काफ़ी पढ़े लिखे तो थे ही, क्योंकि बाहर पढ़ने के लिए गए उच्च शिक्षा के लिए, तो इसका मतलब पढ़े लिखे तो थे। इसका मतलब ये है कि अब सरकारी सेवा में भी जाएंगे ये, ठीक है। तो 1906 के अंदर देहरादून की वन अनुसंधानशाला में इन्होंने क्या किया, कार्य किया। और वहीं से कहते हैं इनकी शुरुआत क्रांतिकारी संपर्क में धीरे धीरे आने लग गए थे। उसके बाद दोस्तों फिर अपन देखते हैं, उसके बाद
हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर मेन चीज़ है होर्डिंग बम ब्लास्ट। कौन सी है? होर्डिंग बम ब्लास्ट, ये मेन चीज़ है। और तारीख थी दोस्तों, तारीख याद रखनी है 23 दिसंबर 1912। तो तारीख थी 23 दिसंबर 1912, जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लेकर आ रहे थे। तो चांदनी चौक जगह है दिल्ली के अंदर, काफ़ी फेमस है, ठीक है ना, क्योंकि आप जाओगे कपड़े वपड़े लेने के लिए तो आपको चांदनी चौक ही नजर आएगी, काफ़ी फेमस है ये तो, ठीक है ठीक है। और फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के जुलूस पर रासबिहारी बोस के नेतृत्व में बम फेंका गया। और इस मुकदमे में कितने लोगों को फांसी हुई? मेन चीज दोस्तों याद रखना, कितने लोगों को फांसी हुई थी? 4 लोगों के अंदर फांसी हुई थी। नाम आपको याद रखना है, अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, ये 4 लोग थे जो जिनको फांसी हुई थी। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि फरवरी 1915 के अंदर ये पूरे भारत के अंदर एक सशस्त्र क्रांति की एक आग जल रही थी भयंकर वाली, और ये योजना भी बना रहे थे, लेकिन ये योजना क्या हो जाती है? वापस विफल ये हो जाती है, ठीक है। ये योजना क्या हो जाती है? विफल ये हो जाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं मेन चीज यही है। फिर दोस्तों अब इनका पूरा रुख जापान की तरफ, क्योंकि ये बाहर से पढ़ के आए थे, और इनका पूरा रुख अब विदेश के अंदर, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत इनके पीछे पड़ी हुई थी भयंकर। तो अब ये अपना नाम चेंज करेंगे, और नाम इन्होंने रखा पीएन टैगोर के नाम से। ये 1915 के अंदर जापान चले जाते हैं, और वहीं इन्होंने एक लड़की थी तोशिका, वहाँ से शादी करते हैं, जापानी लड़की, और इनको क्या मिल जाती है? वहाँ से जापानी नागरिकता मिल जाती है। और वहाँ जाके दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मई 1942 के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जो कि टोक्यो में इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। आप अच्छे से आप याद कर लेना। पूरे एग्जाम का अगर मैं रोल 5 बातें जो मैंने बताई है आपको, यही इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 22 जून 1942 के अंदर जब आप देख रहे होंगे कि लीग, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बन चुकी है। 22 जून 1942 है, दूसरा सम्मेलन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? बैंकॉक के अंदर हो रहा है। और इसके अंदर यह निर्णय लिया जाता है कि सुभाष बाबू को आईएनए की कमान दी जाएगी। सिर्फ निर्णय लिया गया है कि आईएनए की कमान किसको दी जाएगी? सुभाष बाबू को, ठीक है। फिर उसके बाद में तारीख थी 4 जुलाई। तारीख क्या थी? 4 जुलाई तारीख थी। 1943 की वर्ष था। और इसी दिन रासबिहारी बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज है, इस आज़ाद हिंद फौज की कमान किसको दे दी थी? सुभाष बाबू को हाथ में सौंप दी थी। फिर दोस्तों पूरा आप देख रहे होंगे कि सुभाष बाबू के अंदर सारा अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे, कैसे कैसे आज़ाद हिंद फौज बढ़ती है आगे, ठीक है, कैसे वो विदेश जाते हैं, सारा अपन वो अपन धीरे धीरे सुभाष बाबू के अंदर अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और फिर उसके बाद में मृत्यु 21 जनवरी 1945 के दिन जापान में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जो मेन जो समाचार पत्र है वो कौन सा है? न्यू एशिया इनका समाचार पत्र है। नारा एशिया एशिया वासियों के लिए। और कहते हैं कि जापानी सरकार थी इन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, जो कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन प्रदान इनको दिया गया। दोस्तों ये थे हमारे राष्ट्रीय नेता रासबिहारी बोस, ठीक है। अब बात करेंगे मेन पॉइंट पे, अब आएंगे दोस्तों सेकंड जो है अपना, वो है सुभाष चंद्र बोस। टॉपिक आपको पता भी चल रहा होगा कि सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन आप देखोगे कि आरपीएससी का ट्रेंड जो रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस से काफी क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है। दोस्तों अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं सुभाष चंद्र बोस। देखो सबसे पहले वही चीजें होती है, सबसे पहले किसी भी राष्ट्रीय नेता होता है उनका सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं? जीवन परिचय। सुभाष चंद्र बोस, देखो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले वही अपन पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय नेता उसका क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? जीवन परिचय होता है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब 1920 के अंदर 1920 के अंदर इन्होंने एक पेपर दिया था आईसीएस। कौन सा पेपर दिया था? आईसीएस का। और आईसीएस का जो पेपर दिया था इन्होंने कौन सी रैंक हासिल की थी? उसमें 4th रैंक हासिल की थी। क्या कौन सी रैंक? 4th रैंक इन्होंने हासिल की थी। और 4th रैंक हासिल करने के बाद इन्होंने फिर देखा कि मुझे तो राष्ट्रीय आंदोलन में ही कूद पड़ना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 1920 का गांधी जी का जो मूवमेंट था, असहयोग मूवमेंट, वो भयंकर अपने चरम पर था। और अधिकतर आप देखोगे कि अधिकतर क्रांतिकारी, मजदूर, जवान, महिला, युवा, सारे के सारे तबका जो लोग था, पढ़े लिखे लोग, मध्यम वर्ग के लोग, एक पूंजीपति लोग, ये सारे गांधी जी के शरण में जा चुके थे। और पूरा पूरा भारत एक आंदोलन नहीं, एक जन आंदोलन बन चुका था। तो ये चीजें सारी आप देख रहे हो कि लोगों के अंदर एक राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति एक आग सी जल रही थी। तो उसके अंदर आप देखोगे कि सुभाष बाबू का भी पूरा ध्यान राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर, ये इनका ध्यान पूरा कूद पड़ा था। और कहते हैं कि 4th जो रैंक आई थी आईसीएस की, दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, आज जो आईएएस की जो पोस्ट होती है और उस समय इनकी 4th रैंक आ रही है, ठीक है, लेकिन फिर क्या कर रहे हैं? त्यागपत्र दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, त्यागपत्र भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? त्यागपत्र दे रहे हैं। और त्यागपत्र देने के बाद में फिर ये गांधी जी के मूवमेंट के अंदर ये एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? उसके बाद में देखते हैं कि मेन चीज क्या है। हाँ, ये मिलते हैं, एक व्यक्ति है सियाड़ दास, क्या नाम है? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास से मिलते हैं। बंगाल के थे ये चित्तरंजन दास।
गांधी जी ने कहा कि एक काम करो, तुम आप मिलो, एक व्यक्ति है बंगाल के रहने वाले, आपकी भूमि से ही है और उनका नाम है चित्तरंजन दास, आप इनके सानिध्य में जाओ, ठीक है। आप इनके सानिध्य में जाओगे, सब चीजें आप सीख जाओगे, सारी बातें आपको आने लग जाएगी। तो ये धीरे धीरे चित्तरंजन दास से मिलते हैं और कहते हैं कि जब चित्तरंजन दास से मिलते हैं तो ये काफी इनके आकर्षित भी हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर सारी घटना धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। फिर अपन के देखते हैं कि इसके अंदर ये जब सीआर दास, आप देखो कि सीआर दास नाम है, ये जब बंगाल जो नगर निगम है, ठीक है, कलकत्ता जो नगर निगम है, कलकत्ता नगर निगम के अंदर जब ये महापौर बनते हैं, नगर निगम के अंदर महापौर, महापौर कौन, चित्तरंजन दास। तो इसके अंदर सुभाष बाबू जी को इनको जो बना मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया जाता है। किसके अंदर, नगर निगम के अंदर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको बना दिया जाता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि 1925 से 27 के बीच में ये मांडले जेल चल जाते हैं और कहते हैं कि वापस 1930 के अंदर, ठीक है, वापस से 1930 के अंदर इनको कलकत्ता नगर निगम का महापौर भी इनको बना दिया जाता है। कलकत्ता नगर निगम का महापौर, नगर निगम का महापौर इनको बना दिया जाता है, महापौर बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये दास्तां थी सुभाष चंद्र बोस की। अगर मैं ओवरऑल में जो मैं बात करूं तो सुभाष बाबू की इसके अंदर अपन 3 भागों में इनको बांटेंगे। सबसे पहले 1920 से 1930, 1920 से 1930 इनका जीवन पढ़ेंगे, इसके अंदर इनका संघर्ष पढ़ेंगे, इनकी नियुक्तियां पढ़ेंगे, इसके अंदर कहाँ कहाँ इनकी नियुक्ति हुई। फिर अपन देखते हैं इसके अंदर इन्होंने 1927 के अंदर इन्होंने 25 से 27 तक जेल में रहे, ये मांडले जेल में रहे ये। और कहते हैं कि जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, जब इसके अंदर नेहरू रिपोर्ट आई थी 1920 के अंदर, जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, उस नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी आप देखोगे कि इसके अंदर कहा गया था, नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्लियर मेंशन किया गया था कि इसके अंदर कि भाई नेहरू रिपोर्ट के अंदर कि डोमिनेंट स्टेट की इन्होंने मांग की थी, लेकिन क्लियर इन्होंने सुभाष बाबू ने मना कर दिया कि हम डोमिनेंट स्टेट की पूरी हम मांग को खारिज करते हैं। खुद जवाहरलाल नेहरू भी साथ में थे, उन्होंने भी खुद कहा था हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए जब नेहरू रिपोर्ट आई थी। दूसरी बात, जब नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी आप देखोगे बहुत सारी चीजें अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो 1920 से 30 तक का जो काल है इनका, एक जीवन, एक संघर्ष का काल, एक नियुक्ति, आप उनको नियुक्ति मिलेगी इनको खूब सारी, और 25-27 के बीच में मांडले जेल के अंदर भी ये रहे थे। दोस्तों ये थी मेन चीजें मैंने आपको सारी बता दी। अब थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। जन्म इनका 23 जनवरी, तारीख दोस्तों याद रखना है आपको, 23 जनवरी 1897 के अंदर कटक उड़ीसा में इनका जन्म हो रहा है। पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस, क्या नाम है पिताजी का नाम, जानकीनाथ बोस, और प्रभावती माता का नाम है प्रभावती बोस, ठीक है। फिर दोस्तों मैंने बताया था कि अपन इनको 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले 1920 से 30 के बीच में, 31 से 40 के बीच में, 1940 से 45 के बीच में, 3 भागों में बांटा है अपन ने इसको। और इसके अंदर अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे 1920 से 30, 31 से 40 और 40 से 45। सबसे पहले इन्होंने जीवन संघर्ष बताया पूरा कंप्लीटली, नियुक्तियां मिली, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस अपन देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर सम्मिलित होते हैं, स्वराज पार्टी के अंदर भी गए थे, और सबसे बड़ी बड़ी चीज़ है सीआर दास से मिलते हैं। 1923 के अंदर कलकत्ता नगर निगम के महापौर जब सीआर दास बनते हैं तो उसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनते हैं, खुद सुभाष बाबू बनते हैं। फिर वापस से 1930 के अंदर कलकत्ता के अंदर महापौर भी बनते हैं, ठीक है। फिर सारी चीज़ें ये 1920 से 30 के बीच में। तो अपन पहले से 1920 से 30 तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अपन 31 से 40, 40 से 45, अब मैं आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो सबसे पहले 1920 से 30। 1920 में आईसीएस की परीक्षा दी, उत्तीर्ण की, और कहते हैं कि चौथा स्थान इन्होंने क्या प्राप्त किया, कौन सा स्थान, चौथा स्थान, बहुत बड़ी बात थी उस समय। लेकिन 1921 में इन्होंने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में सब चीजें मैंने आपको बता दी। जब महात्मा गांधी जब मूवमेंट चल ही रहा था, और कहते हैं महात्मा गांधी जी आप किसका सानिध्य प्राप्त करो, सीआर दास का आप सानिध्य प्राप्त करो। तो सीआर दास जो कि चित्तरंजन दास है, इनके सानिध्य में काम करने के लिए गांधी जी ने क्या दिया, इनको निर्देश दिए थे। फिर 1923 का समय आता है, और 1923 के अंदर जब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बातचीत बढ़ने लग गई, काफी दोनों आकर्षित होने, क्योंकि आप देख लो जब आंदोलन कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर एक अच्छी सोच भी बढ़ रही है, ठीक है, और आंदोलन करने की सोच भी बढ़ रही है। तो दोनों के अंदर अच्छा कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे दोनों के अंदर आने लग गया था। और कहते हैं कि सीआर दास जब कलकत्ता के महापौर थे, ठीक है, तो सुभाष बाबू खुद इनको क्या बना दिया गया था, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको नियुक्त किया गया था। और कहते हैं कि चित्तरंजन दास ने ही, हाँ सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चित्तरंजन दास ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल भी इनको नियुक्त किया गया था। तो ये लाइन आपको अच्छे से याद कर लेनी है। क्या कैसे 1923 के अंदर, एक तो ये लाइन याद करनी, 1923 के अंदर जब सीआर दास
सी.आर. दास जो है सी.आर. दास कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता नगर निगम के अंदर, कलकत्ता नगर निगम के अंदर महापौर थे, महापौर। तो खुद सुभाष बाबू, इनको क्या बना दिया गया था, सुभाष बाबू को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो आज का पद होता है सीईओ, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, इनको क्या बना दिया गया था, सीईओ वही मुख्य कार्यकारी अधिकारी। फिर उसके बाद में सी.आर. दास ने खुद ही कहा था कि जो सी.आर. दास जी ने इनको नेशनल कॉलेज का, किसका, नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल इन्होंने बनाया था, किनको, सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल, नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल ये बनाया था। फिर दूसरी बात दोस्तों आप देखोगे कि 1930 के अंदर इनको कलकत्ता नगर निगम का वापस महापौर बनाया था, ठीक है, कलकत्ता नगर निगम का महापौर, तो ये आपको सारी बातें आपको याद कर लेनी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 1925 से दो ये रहा, चित्तरंजन दास ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज का क्या बनाया था, प्रिंसिपल इनको नियुक्त किया था। फिर 1925 से 27 के में इनको मांडले जेल में क्या कर दिया गया था, नजरबंद इनको कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 1928, हाँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये 1928 का जो समय है, कलकत्ता अधिवेशन के समय बोस व जवाहरलाल नेहरू ने किसकी मांग की थी, पूर्ण स्वराज की अंदर, इसके अंदर क्या की थी, मांग रखी थी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब नेहरू रिपोर्ट आई थी उससे पहले खुद इसके अंदर डोमिनेंट स्टेट की मांग ये बिल्कुल खारिज करते हैं और कहते हैं कि हमें सिर्फ क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता। हम एक प्रकार से डोमिनेंट स्टेट की मांग को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। खुद इसकी इनके बेटे नेहरू, जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, उस नेहरू रिपोर्ट के अंदर खुद इनके बेटे, खुद जवाहरलाल नेहरू ने क्लियर बोला था, हमें तो क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है डोमिनेंट स्टेट की, ठीक है। फिर 1928 के अंदर, हाँ, जो जब 1928 की जो रिपोर्ट भी बनी थी उसके अंदर खुद सुभाष बाबू इसके अंदर सदस्य थे, ठीक है। तो 1928 रिपोर्ट बनी थी, इस रिपोर्ट के अंदर खुद सुभाष बाबू क्या थे, इसके अंदर आप देख रहे हो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसके अंदर भी सदस्य खुद ये थे। तो ये कहानी थी पूरी। और 1930 के अंदर कलकत्ता नगर निगम के इनको महापौर निर्वाचित किया गया था। दोस्तों ये था 1930 की सारी बात। तो एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखना है, तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले 1920 से 1930, तो पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे याद करना है, 1920 से 1930। सबसे पहले इन्होंने आईसीएस का पेपर दिया, चौथा स्थान दिया, त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र दिया। सेकंड पॉइंट है, सी.आर. दास से मिलते हैं, इनका सानिध्य प्राप्त होता है, सी.आर. दास जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। दूसरी चीज, सी.आर. दास जी जब कलकत्ता नगर निगम में महापौर थे, कलकत्ता नगर निगम, कलकत्ता नगर निगम में महापौर थे, तो इनको क्या बनाया गया था, सीईओ, क्या बनाया गया था, सीईओ इनको बनाया गया था। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, ये नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल ही बने थे, कौन, सुभाष बाबू, नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल, नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल ये बने थे। फिर आपको पांचवा पॉइंट क्या याद रखना है, आपको 4 पॉइंट हो गए, पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है, 1925 से 1927 के बीच में ये मांडले जेल के अंदर निर्वासित हुए, मांडले जेल, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि जब नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 के अंदर, नेहरू रिपोर्ट आई थी, इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर सदस्य खुद थे सुभाष बाबू, सुभाष बाबू खुद सदस्य थे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, 1930 में इन्होंने इनको कलकत्ता नगर निगम का इनको महापौर बनाया गया था, कलकत्ता नगर निगम का महापौर इनको बनाया गया था, नगर निगम का महापौर इनको बनाया गया था। तो ये तक कहानी 1930 तक की। तो पहला पॉइंट, फोर्थ स्थान प्राप्त किया, त्यागपत्र दिया, सी.आर. दास के सानिध्य में आते हैं। फिर जब सी.आर. दास कलकत्ता नगर में महापौर थे तो ये खुद क्या थे, सीईओ बने। फिर नेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल बने ये। 25-27 में मांडले जेल में गए। 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसके अंदर ये सुभाष बाबू को सदस्य बनाया था। और 30 के अंदर आप देखते हैं कि कलकत्ता नगर निगम क्या बने थे, महापौर के रूप में ये सारा बने थे। तो दोस्तों ये कहानी थी 1921 से लेकर 1930 की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये कहानी थी। अब पढ़ेंगे 1931 से लेकर 1940 की कहानी, ठीक है। छोटी सी कहानी, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। 1931 से 40 के बीच में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले अब कहानी है 1931 से लेकर 1940 की कहानी। सबसे पहले
1933 से लेकर 37 तक ये कहाँ पे गए? यूरोप के प्रवास पे। कहाँ पे? यूरोप के प्रवास पे। पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर ये ऑस्ट्रियन जो महिला है वहां से ये विवाह करते हैं, विवाह करते हैं। और विवाह से आप देखोगे कि एक पुत्री का जन्म होता है, उनका नाम था अनीता बोस। क्या नाम था? अनीता बोस। सब कहाँ हो रही है सारी कहानी? 1933 से 37 के बीच में कहानी हो रही है। देखो वापस से अपन देख लेते हैं। हाँ, यूरोप के प्रवास पे रहे, तो ये कहानी है 1931 से 36 के बीच में यूरोप प्रवास की कहानी। वो सारा मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। 1931-36 में यूरोप प्रवास की कहानी थी, और 1933-36 में यूरोप प्रवास पे रहे, और इटली के किससे मिले थे? ये मुसोलिनी से मिले थे। इटली के और आयरलैंड के जो नेता थे डी पेलेरी, क्या नाम था? डी पेलेरी से भी इनका क्या हुआ था? इनके संपर्क स्थापित हुआ। दोस्तों ये कहानी थी। उसके बाद में हाँ, ऑस्ट्रियन महिला थी एमिली सेंकेल। क्या नाम था? एमिली सेंकेल से इनका प्रेम विवाह हुआ, और उनकी पुत्री, उसका नाम क्या था? अनीता बोस, इनका जो इनकी पुत्री का नाम था। दोस्तों ये थी सारी यूरोप के प्रवास। वापस से मैं एक बार वापस से मैं रिवीजन कर देता हूँ। अनीता बोस से मिलते हैं, और इटली के मुसोलिनी से मिलते हैं। ये इटली के मुसोलिनी से मिलते हैं, इटली के मुसोलिनी से मिलते हैं ये। आयरलैंड से भी ये संपर्क स्थापित करते हैं। चौथा पॉइंट है, आयरलैंड से संपर्क स्थापित करते हैं, आयरलैंड से संपर्क स्थापित करते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं। दोस्तों ये थे 4 पॉइंट जो आप देख रहे होंगे कि चार, ये जो 1936 से 33 से 1936 के बीच में सारा यूरोप के प्रवास के समय ये रहे थे। पहले तो यूरोप के प्रवास में रहे, ऑस्ट्रियन जो महिला थी एमिली सेंकेल से विवाह करते हैं, उनकी पुत्री का जन्म होता है, उनसे पुत्री होती है अनीता बोस, और वहां पर इन्होंने इटली के मुसोलिनी से मिलते हैं, और कहते हैं कि आयरलैंड से भी इन्होंने संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी। अब दोस्तों कहानी है, आप देखते हैं अब ये भारत आते हैं, और धीरे धीरे आप देख रहे हो कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे हैं। अब दो इनके महत्वपूर्ण अधिवेशन अपन पढ़ने का प्रयास इसके अंदर से करते हैं। तो समझते हैं पहले क्या है। सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन, दो बड़े अधिवेशन है। सबसे पहले आप देखोगे 1938 के अंदर एक अधिवेशन होता है, और 1939 का जो मामला था उस पूरा समझाने का प्रयास करूंगा मैं। एक तो अधिवेशन होता है हरिपुरा। दो अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी? आप देख रहे हो सुभाष बाबू ने दो अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। सबसे पहले 1938 के हरिपुरा, और 1939 के त्रिपुरी। एक कहानी है 1939 की, त्रिपुरी की, ठीक है। कांग्रेस के सुभाष बाबू 1936 के बाद में भारत आ ही जाते हैं, और कहते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन था 1938 वाला, उसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? खुद सुभाष बाबू ने की थी। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा के अंदर, ठीक है। अब जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसमें क्या क्या हुआ था? सबसे पहले पहली चीज क्या है? सबसे पहले प्रजामंडल का समर्थन। क्यों समर्थन? प्रजामंडल का समर्थन, समर्थन इस अधिवेशन के अंदर, इस अधिवेशन के अंदर दिया गया था। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जब अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर 1931 से ही राजस्थान के अंदर प्रजामंडल बन चुके थे, और धीरे धीरे इनका विकास धीरे धीरे हो रहा था। और 1938 आते आते आप देखोगे कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अंदर इनको एक प्रकार से समर्थन, इनको जो प्रजामंडल अधिवेशन उनको मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि हरिपुरा अधिवेशन के अंदर सबसे पहले क्या हुआ था कि प्रजामंडल को इनको क्या मिल गया था? समर्थन मिल गया था। दूसरी बात दोस्तों आप देखोगे एक योजना आयोग बनता है, ठीक है। जो आज की प्लानिंग कमीशन होती है, राष्ट्रीय नियोजन समिति, वो बनती है इसके अंदर, और इसकी अध्यक्षता किसके पास थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राष्ट्रीय नियोजन समिति बनती है इसमें, राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति बनती है इसी अधिवेशन के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खुद जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये बार बार पूछेगा, बार बार एग्जाम के अंदर, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है कि तीसरी बात है, इसमें विज्ञान परिषद की भी स्थापना होती है। किसकी? विज्ञान परिषद। किसके नेतृत्व में? विश्वेश्वरैया के नेतृत्व में विज्ञान परिषद की स्थापना, विज्ञान परिषद की स्थापना। तो एक बार अपन 1938 का अधिवेशन अच्छे से
पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि 1938 का अधिवेशन होता है, किसके नेतृत्व में? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। और कहाँ होता है? हरिपुरा के अंदर। इसके अंदर क्या क्या हुआ था? सबसे पहली चीज, इसके अंदर प्रजामंडल क्या मिला था? सबसे पहले समर्थन मिला था। दूसरी चीज, राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी थी और इसका अध्यक्ष कौन था? खुद जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और तीसरी बात है कि विज्ञान परिषद जो बनी थी, इसके अंदर विज्ञान परिषद की स्थापना होती है और किसके नेतृत्व में? विश्वेश्वरैया के नेतृत्व में ये बनती है। तो तीन बातें थी जो हरिपुरा अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। अब अपन थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद सारी कहानी पढ़ेंगे 1939 की। देखो, हाँ, ये कहानी थी। हाँ, 1938 की कहानी। सबसे पहले 1938 के अंदर आप देखोगे कि सुभाष बाबू आ जाते हैं भारत के अंदर और अध्यक्षता करते हैं हरिपुरा अधिवेशन की। और अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। फिर इसके अंदर कांग्रेस ने योजना समिति का गठन किया था और जिसके अध्यक्ष कौन थे? खुद जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष। तो पहला पॉइंट तो क्या है आपको, इसके अंदर योजना का प्लानिंग बन रही है और उसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बात है कि इस अधिवेशन में किसको समर्थन मिला था नैतिक रूप से? आप देखोगे प्रजामंडल को इसके अंदर समर्थन मिल गया था। तीसरी बात अपन देखते हैं, इसी अधिवेशन में बोस के निर्देशन में डॉक्टर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में क्या विज्ञान परिषद का गठन इसके अंदर किया गया। दोस्तों ये थी तीन बातें कि जो हरिपुरा अधिवेशन के अंदर हुआ था सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। तीन बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो यह है कि प्रजामंडल को समर्थन मिला। सेकंड बात है विज्ञान परिषद की स्थापना होती है किसके निर्देशन में? विश्वेश्वरैया के नेतृत्व में अध्यक्षता होती है। और तीसरी बात देखोगे कि इसके अंदर जो प्लानिंग कमीशन बनती है यानी प्लानिंग नियोजन समिति बनती है किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू के जो निर्देश के अंदर अध्यक्षता ये सारी बनती है। अब दोस्तों बात करेंगे 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ने का प्रयास अपन करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, हाँ, 1939 का झगड़ा। देखो क्या होता है इसके अंदर। हाँ, अब दोस्तों 1939 आता है और त्रिपुरी के अंदर अधिवेशन चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? त्रिपुरी में अधिवेशन चल रहा है। अब लड़ाई होती है, आप देखोगे दो व्यक्ति के बीच में। एक तो सुभाष बाबू खुद लड़ रहे हैं और वर्सेज पट्टाभी सीतारमैया। कौन है? पट्टाभी सीतारमैया नाम है इनका। पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। इन दोनों के बीच में अब लड़ाई चल रही है, वाद विवाद चल रहा है और कहते हैं कि गांधी जी ने ही पट्टाभी सीतारमैया को क्या करते हैं? खड़ा करते हैं। और कहते हैं जब इस अधिवेशन के अंदर दोनों में चुनाव होते हैं, इस चुनाव के अंदर खुद कौन जीत जाते हैं? सुभाष बाबू इसके अंदर जीत जाते हैं। एक प्रकार से गांधी जी की, एक प्रकार से पट्टाभी सीतारमैया की हार, एक प्रकार से गांधी जी की हार थी इसके अंदर। इस अधिवेशन में जब चुनाव होता है तो कौन हार जाते हैं? पट्टाभी सीतारमैया। कुल मिला के बाद दोस्तों ध्यान रखना कि गांधी जी की हार ही इसके अंदर मानी जाती है। और फिर कहते हैं कि सुभाष बाबू भयंकर चिढ़ जाते हैं, सदस्यों में आनन वानन हो जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि खुद सुभाष बाबू इसके अंदर क्या कर देते हैं? त्याग पत्र इसके अंदर दे देते हैं, खुद आगे से त्याग पत्र देते हैं। और कहते हैं उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते। तो ये कहानी थी त्रिपुरी सदन की। त्रिपुरी अधिवेशन क्या हुआ था कि बोस, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया, इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है। जो मतलब चुनाव होता है, इस चुनाव के अंदर कौन जीत जाता है? बोस जी इसके अंदर जीत जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया था तो कहते हैं कि गांधी जी ने खड़ा किया था, यानी एक प्रकार से गांधी जी की पट्टाभी सीतारमैया की हार गांधी जी की हार है। तो फिर उसके बाद में इनके बीच में वाद विवाद चलता है और उसके बाद कहते हैं कि खुद सुभाष बाबू ने इस्तीफा खुद ही सौंप साफ के आ जाते हैं कि मैं अब अध्यक्षता नहीं करूंगा। फिर कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके अधिवेशन की अध्यक्षता का सारा कार्यभार इनको दे दिया जाता है। दोस्तों अब पढ़ने का प्रयास अपन अच्छे से करते हैं। इसके अंदर सारी कहानी यही इसके अंदर है। और फिर कहते हैं कि जब सुभाष बाबू खुद छोड़ छाड़ के सारा आ जाते हैं अध्यक्षता और कहते हैं कि बंगाल कमेटी, कांग्रेस कमेटी से भी ये इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, कमेटी इस्तीफा दे देते हैं। और कहते हैं कि फिर ही जाके बंगाल के अंदर एक पार्टी स्थापना करते हैं। उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक पार्टी बनाते हैं। फिर ये बंगाल के अंदर सारा काम करते रहते हैं। तो ये कहानी थी 1939 तक, 40 तक की कहानी, जिसके अंदर अपन ने देखा सारी बातें। अपन एक बार थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो आगे पढ़ते हैं। 1939 का केस क्या हुआ था, फिर पूरा क्विक रिवीजन करवा दूंगा मैं। 1939 के अंदर त्रिपुरी अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को क्या किया था? हराया था। और महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किया था। किसका समर्थन? पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किया था। यानी कहने का मतलब है कि पट्टाभी सीतारमैया की हार गांधी जी की एक प्रकार से हार थी। फिर कहते हैं कि फिर सुभाष बाबू चिढ़ गए थे भयंकर और सब कुछ नियुक्ति, सब कुछ छोड़ छाड़ के इस्तीफा देकर खुद सुभाष बाबू छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। और फिर कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके अंदर अध्यक्षता सौंप दिया जाता है। तो कार्यकारी समिति के सदस्यों को नियुक्ति के लेकर वाद विवाद हो गया था और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
इस कांग्रेस का अध्यक्ष इनको बना दिया गया था। फिर कहते हैं कि इनको कांग्रेस पार्टी से भी निकाल दिया गया था बंगाल से, क्योंकि बंगाल के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे ये, वहाँ से निकाल दिया गया था। फिर कहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी बनाई इन्होंने। कौन सी पार्टी? फॉरवर्ड। दोस्तों याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी पार्टी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। जब जब कब बनी थी? 3 मई 1939 के अंदर ये बनती है और इसकी स्थापना ये कर लेते हैं। दोस्तों ये कहानी थी 1931 से 1940 की कहानी। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। एक बार मैं वापस से क्विक रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर। देखो पूरा एक बार देखो, पहली कहानी है ये वाली। हाँ, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस के अंदर अपन ने देखा सबसे पहले इनका जीवन परिचय। तो इनका जीवन परिचय है ही, और साथ में इन्होंने आईसीएस का पेपर दिया, 4th स्थान इन्होंने प्राप्त किया, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि गांधी जी के जो असहयोग मूवमेंट के अंदर ये धीरे धीरे कूद जाते हैं। फिर गांधी जी ने कहा था कि आप सीआर दास से मिलिए, उनके सानिध्य में मिलता है, तो सीआर दास से सानिध्य में रहते हैं। और कहते हैं जब सीआर दास कलकत्ता नगर निगम के अंदर महापौर थे, तो खुद जो थे सुभाष बाबू क्या थे? सीओ थे। क्या थे? सीओ थे। उसके बाद अपन देखते हैं नेशनल कॉलेज के भी ये प्रिंसिपल नियुक्त किए जाते हैं। फिर 1925 से 27 के बीच में मांडले जेल के अंदर रहते हैं। और जब नेहरू रिपोर्ट आती है, तो उस नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी सुभाष बाबू इसके कहते हैं सदस्य की महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में सदस्य के रूप में थे। और फिर कहते हैं 1930 के अंदर कलकत्ता नगर निगम में इनको क्या बना दिया गया था? महापौर भी इनको बना दिया गया था। फिर दोस्तों अपन देखते हैं 1931 के बीच में, जब ये यूरोप के प्रवास पे गए 1931 से 40 के बीच में, तो 33 से 36 के बीच में यूरोप के प्रवास पे रहे। ऑस्ट्रियन एक महिला थी एमिले सेंके, उनसे इन्होंने विवाह किया, और विवाह करने के बाद इनकी पुत्री होती है, उनका नाम क्या था? अनीता बोस इनकी पुत्री का नाम था। कहते आज भी है ये, आप जाके देखोगे, ठीक है, इनके सारे मिल जाएंगे वंश। फिर इटली के मुसोलिनी से ही मिलते हैं, ठीक है, और आयरलैंड से भी इन्होंने धीरे धीरे संपर्क स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। फिर दोस्तों अपन देखेंगे, हाँ, अब कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता है, और सुभाष बाबू भारत आ चुके हैं, भारत की सरजमी पर आ चुके हैं। और 1938 और 1939 का जो अधिवेशन है, जो महत्वपूर्ण है इनके लिए, क्योंकि 38 के अंदर हरिपुरा के अंदर ये अध्यक्षता करते हैं, और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन के अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें होती है। कैसे? सबसे पहले 1938 की बातें। पहली चीज़ इन्होंने हरिपुरा के अंदर होता है, प्रजामंडल को इन्होंने समर्थन दे दिया। राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और तीसरी बात है, विज्ञान परिषद की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। कौन थे? डॉक्टर विश्वेश्वरैया के निर्देशन में ये सारा काम हो रहा था। 1939 की बात है, त्रिपुरी अधिवेशन। और त्रिपुरी अधिवेशन में हम देखेंगे कि बोस, सुभाष चंद्र बोस और जो पट्टाभी सीतारामैया थे, इनके दोनों के बीच में विवाद चलता है। और कहते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया को ही खड़ा किसने किया था? गांधी जी ने कहा था। और इसके अंदर बोस जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। एक प्रकार से गांधी जी की हार पट्टाभी सीतारामैया की हार थी। और इसी के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस अधिवेशन की अध्यक्षता सौंप दी जाती है। फिर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सुभाष बाबू को निकाल देते हैं बंगाल कमेटी से, कांग्रेस कमेटी से। उसके बाद में खुद सुभाष बाबू ने फॉरवर्ड ब्लॉक, दोस्तों याद रख लेना, फॉरवर्ड ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब की थी? 1939 में। कब की थी? 1939 में। दोस्तों ये जरूर याद रख लेना, 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की दोस्तों ये की जाती है। दोस्तों ये था 5 मिनट का, 5 मिनट भी नहीं होगी मेरे हिसाब से, 2 या 3 मिनट के अंदर मैंने पूरा रिवीजन आपको अच्छे से करवा दिया। दोस्तों ये कहानी थी सारी 1940 तक की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, अब कहानी आएगी 1940 से 45 के बीच में। दोस्तों अच्छे से मैंने करा रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस, आपसे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरा यही रहा है। और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैंने आपको याद करवाई है। अब देखो 1940 से 45 की कहानी में आपको कैसे इंटरेस्टिंग रूप से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले 1940 से 45 के बीच में क्या कहानी रहती है? सबसे पहले अपन देखेंगे बंगाल के अंदर एक मूवमेंट चल रहा, एक स्टेचू सर्किल था, उसको हटाने के चक्कर में सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर देते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद में कहते हैं कि उनको नजरबंद भी कर देते हैं। और नजरबंद करके अब दोस्तों इनकी योजना भारत से बाहर जाने की इनकी योजना बन चुकी थी, कि कैसे मैं भारत से बाहर जाऊं और कैसे मैं जो विरोधी, क्योंकि दोस्त का दोस्त हमेशा दुश्मन होता है, तो आप देखोगे कि ब्रिटेन के दुश्मन कौन है इस समय? हिटलर। तो इनसे संपर्क स्थापित करूंगा। और रूस है, रूस से संपर्क स्थापित करूंगा। और कहते हैं 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो गया था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। पहली बात, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और कहते हैं कि 1940 के अंदर होलवेल स्टेचू, कौन सा स्टेचू? बंगाल के अंदर स्टेचू था होलवेल, होलवेल स्टेचू, होलवेल स्टेचू। इसके लिए इन्होंने आंदोलन किया, हटाने, क्योंकि अंग्रेज सरकार इसको हटा रही थी, और इसको हटाने के चक्कर में इन्होंने आंदोलन किया। और कहते हैं आंदोलन में इनको क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया गया,
क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। और गिरफ्तार करके हम देखते हैं इनको क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। क्या क्या कर दिया गया, नजरबंद इनको कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। अब कैसे ये भारत से बाहर जाएंगे, तो ये पूरी योजना बना रहे हैं, क्योंकि ठीक है ना, ये कैसे भारत से बाहर जाएंगे, नजरबंद कर दिया गया। अब दोस्तों कैसे कैसे गए, देखो एक बार वापस से बता देता हूँ मैं कैसे कैसे भारत से बाहर जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कलकत्ता, कलकत्ता है, कलकत्ता से जाते हैं ये कहाँ पे, काबुल। कहाँ जाते हैं, काबुल। काबुल से दोस्तों जाते हैं ये मॉस्को। कहाँ जाते हैं, मॉस्को। मॉस्को कहाँ है, रूस, छिया, ठीक है ना, मॉस्को रूस। और कहते हैं कि जब मॉस्को गए तो मॉस से जब ये दोस्त वहाँ पे गए थे तो उस समय आप सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और कहते हैं कि इस समय रूस पर क्या कर दिया था इन्होंने, आक्रमण कर दिया गया था। और फिर जब आक्रमण कर दिया गया था, क्योंकि आप सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया है, उसके बाद ये फिर मॉस्को छोड़ देते हैं। और मॉस्को जाने के बाद कहाँ चले जाते हैं ये, उसके बाद देखोगे आप कहाँ जाते हैं, जर्मनी। कहाँ चले जाते हैं, जर्मनी। और जर्मनी में कौन है, हिटलर। जर्मनी में कौन है, हिटलर। और हिटलर से मिलते हैं जर्मनी के अंदर, और हिटलर से मिलते हैं वहीं इनका नारा, वहाँ पे ही नारा दिया, जय हिंद का नारा दिया, ठीक है। इन्हीं को वहाँ से नेताजी की उपाधि मिली, भारतीयों ने इनको नेताजी की उपाधि दी। सारी बातें जर्मनी में मिलती हैं इनको सारी बातें। और कहते हैं कि जर्मनी के बाद ये जाते हैं, जब जर्मनी के बीच में जब आगे बढ़ गया था उसका मामला, और उसके बाद में जापान जाते हैं। कहाँ पे, जापान जाते हैं। और जापान के बाद दोस्तों फिर देखते हैं ये कहाँ, सिंगापुर जाते हैं। और सिंगापुर जाने के बाद में सिंगापुर के अंदर आप देखोगे कि आज़ाद हिंद फौज की कमान इनके पास में आ जाती है। और आज़ाद हिंद फौज की कमान आने के बाद में सारी बातें कैसे वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज सरकार बनती है, कैसे सरकार के अंदर अस्थायी रूप से सरकार बनती है, और कैसे 9 जो राष्ट्र थे उन्होंने समर्थन दिया। और उसके बाद में सारी कहानी अपन धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यही है, कहाँ जाते हैं, कलकत्ता, कलकत्ता से काबुल, काबुल से मॉस्को, मॉस्को से जर्मनी, जर्मनी से जापान, और जापान से सिंगापुर। ये सारी इनकी कहानी है। उसके बाद में लास्ट में हम देखते हैं जो द्वीप था ताइवान, ताइवान जाते हुए इनका हादसा, प्लेन क्रैश के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये कहानी था, उनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, ये इनका नारा था। ये सारी कहानी अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, हाँ यहाँ से 1900, हाँ ये कहानी थी, हाँ देखो सबसे पहले 1940 से 1945। तो 1940 के अंदर सारी कहानी अब चालू होती है सारी, क्योंकि अब ये कलकत्ता के अंदर है, नज़रबंद थे, ठीक है। और पुलिस का पहरा चारों तरफ से बैठ चुका था, और सरकार ने कहा था ये बाहर निकलने नहीं चाहिए, चारों तरफ पुलिस चल रही थी। और इनके जो बेटे के जो इनके भाई है, भाई के जो बेटे हैं वो इस पूरी योजना बना रहे हैं, ठीक है। और योजना कैसे बाहर निकले और कैसे विदेश जाए, और विदेश जाके सारी घटना, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सारी घटना कैसे बननी, कैसे बनेगी, कैसे विदेश जाएंगे, तो सारी घटना ये मामला पूरा चल रहा है। तो ये आप मूवी देखोगे सुभाष चंद्र बोस वाली, सारी आपको समझ में आ जाएगी। तो 1940 से 40 में हॉलवेल स्टेचू, कौन सा स्टेचू, हॉलवेल स्टेचू को हटाने के लिए आंदोलन किया गया, और बोस को क्या कर दिया गया, इसके अंदर गिरफ्तार करके क्या कर दिया गया, नजरबंद इनको कर दिया गया था। और कहाँ कहाँ गए ये, कलकत्ता, कलकत्ता से काबुल, काबुल से मॉस्को, मॉस्को बर्लिन, बर्लिन जर्मनी, ठीक है, जापान, और जापान के बाद में सिंगापुर। दोस्तों ये कहानी थी, ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे ये धीरे धीरे पहुंचते हैं। ये सारी कहानी आपको मैंने समझा दी। उसके बाद अपन देखते हैं, हाँ सितंबर 1939 में हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो गया था। कौन सा वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर ये प्रारंभ इसके अंदर हो गया था। और कहते हैं कि कलकत्ता में कैसे, अब देखो कैसे वेश बदल कर जाएंगे ये। कलकत्ता में एक मौलवी के वेश में, ठीक है, मौलवी का वेश पहन रखा है, और मौलवी के वेश में गोमे पहुंचे, जगह है गोमे, वहाँ ये पहुंचते हैं। और गोमे से कहाँ जाते हैं, एक बीमा एजेंट के रूप में कहाँ जाते हैं, पेशावर पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, पेशावर। तो कलकत्ता से कहाँ गए ये, गोमे जगह एक, गोमे, गोमे से फिर ये कहाँ जाते हैं, पेशावर। पेशावर आप जानते ही हो पाकिस्तान में। और पाकिस्तान से फिर कहते हैं कि जियाउद्दीन पठान, क्या नाम था, जियाउद्दीन पठान के नाम से, किस नाम से, जियाउद्दीन पठान के नाम से काबुल पहुंचे। और काबुल से कहाँ गए, ये एक पासपोर्ट था ओरलैंडो मेसोटा, क्या नाम था, ओरलैंडो मेसोटा नामक इटालियन नाम से ये पासपोर्ट लेकर क्या कहाँ पहुंचते हैं ये, रूस, ये कहाँ पहुंचते हैं, मॉस्को ये पहुंचते हैं। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं, अब पहुंच गए यहाँ पे रशिया, और मॉस्को ये आ चुके हैं। और 1941 में कहते हैं कि जर्मनी ने रूस पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। और ये कहाँ छोड़कर, क्योंकि आक्रमण कर दिया था, अब दोनों के अंदर बन नहीं रही थी, तो क्योंकि ठीक है ना, अब दोनों की चीज बन नहीं रही, अब ये कहाँ, रूस को छोड़ कहाँ आते हैं, बर्लिन ये
पहुंच जाते हैं। बर्लिन में कौन है इस समय? हिटलर। कौन है? हिटलर। और हिटलर, ठीक है, और हिटलर से फिर धीरे धीरे मुलाकात करते हैं। जब जर्मनी आते हैं तो जर्मनी के अंदर कौन मिलते हैं इनको? हिटलर से मुलाकात की। नेताजी की उपाधि इनको कहाँ मिलती है? यहीं मिलती है। किसने दी थी? भारतीयों ने द्वारा इसको उपाधि दी थी। फिर तीसरी बात है कि इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर खोला था, एक स्वतंत्र भारत एक केंद्र है यहाँ यहाँ पर खोलते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि जय हिंद का नारा भी इन्होंने यहाँ पे दिया। तो 4 पॉइंट है, आपको याद रखना है। जर्मनी के जब ये आए थे सबसे पहले हिटलर से मुलाकात करते हैं, नेताजी की उपाधि इनको यहीं मिली थी, फ्री इंडिया सेंटर भी इन्होंने यहाँ खोला था, और फोर्थ है जय हिंद का नारा भी इन्होंने यहाँ पे दिया था। फिर दोस्तों देखोगे फिर इनकी बात धीरे धीरे हिटलर से बनी नहीं, उसके बाद में कहाँ चल जाते हैं? जापान की तरफ ही आगे चल जाते हैं। फिर उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से यू बोट, किसके माध्यम से? यू बोट के द्वारा जापान से प्रधानमंत्री तो से क्या मिलते हैं? वहाँ पर ये मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा ये जर्मनी ये जापान ये कहाँ जाते हैं? जापान ये चले जाते हैं। और दोस्तों आपको पता है जापान कौन थे उस समय? जापान कौन थे उस समय? उस समय थे रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। और पूरी फील्डिंग सेट हो चुकी थी, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो भारत की तरफ से लड़ने गए हमारे जितने भी सैनिक हैं सब लड़ने के लिए चले गए हैं, ठीक है। ब्रिटेन जापान से लड़ाई चल रही है, और कौन लड़ेगा? ब्रिटेन की तरफ से हमारे जो सैनिक लड़ेंगे, सैनिक जाएंगे वहाँ पर। तो कहते हैं कि वहाँ से एक व्यक्ति थे मोहन सिंह जी, और कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की जो कमान थी स्थापना की थी। और स्थापना के बाद में देखते हैं कि जब खुद रास बिहारी बोस इंडिपेंडेंट जो आते हैं वहाँ पर इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं, तो फिर धीरे धीरे एक बड़ा नेता चाहिए उनको संभालने के लिए आज़ाद हिंद फौज को, तो वो थे रास बिहारी बोस, क्योंकि प्रारंभिक नेता के रूप में रास बिहारी बोस ही थे। फिर बाद में सारी कमान सुभाष बाबू को मिलती है। तो आगे चलते हैं उसके बाद में। हाँ, अब दोस्तों है आज़ाद हिंद फौज। तो एक बार अपन वापस से क्विक रिवीजन थोड़ा सा अपन कर लेते हैं, फिर कहानी अपन सारी आगे चलेगी। ये कहानी थी सारी कहाँ तक की? जापान आ चुके हैं। अभी कहाँ आ चुके हैं? जापान आ चुके हैं। आप देखोगे कलकत्ता, कलकत्ता से गोमे, गोमे से पेशावर, पेशावर से मॉस्को, मॉस्को से जर्मनी, और जर्मनी में हिटलर से मिलते हैं, हिटलर से इनकी मुलाकात होती है। फिर इनको जय हिंद के नारे यहीं लगे थे, ठीक है। नेताजी की उपाधि भी इनको यहीं मिली थी, और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना भी इन्होंने कहाँ की थी? अपने जर्मनी के अंदर की थी। और फिर धीरे धीरे आप देख रहे हो कि जापान की तरफ ये सारी चीज़ें आ रहे हैं। और जापान में इस समय कौन थे? हम देखें इंडिपेंडेंस लीग के अंदर रास बिहारी बोस ने इसका नेतृत्व पूरा सौंप दिया, मतलब रास बिहारी बोस के नेतृत्व में सारा काम ये चल रहा था। जापान के अंदर वो आ गए थे, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन 5 मिनट के अंदर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो, हाँ, ये सारी बातें मैंने बताई थी आपको, सारी बता दी मैंने। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो जाता है, और 1940 के अंदर आप देखोगे हॉलवेल स्टेचू है, और यहाँ पर आंदोलन होता है, ठीक है, और इनको नजरबंद कर दिया जाता है। और फिर ये निकलते हैं कलकत्ता, कलकत्ता से काबुल, मॉस्को, जर्मनी, जापान, ये सारी जगह निकलते हैं। जर्मनी में इनको हिटलर से मिलते हैं, जय हिंद का नारा, नेताजी की उपाधि, और जापान के अंदर सिंगापुर के अंदर ये आगे फिर अपन देखेंगे सारी कहानी। तो ये रहा। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कलकत्ता में एक मौलवी के वेश में गोमे पहुंचे, गोमे से बीमा एजेंट के रूप में पेशावर पहुंचे, और पेशावर से जियारुद्दीन पठान के नाम से काबुल पहुंचते हैं। और काबुल पहुंचने के बाद में ओरलैंडो मेसूट नाम का एक पासपोर्ट था, वहां से कहाँ पहुंचते हैं? ये रशिया पहुंचते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि 1941 के अंदर रशिया पर आक्रमण हो गया था। जर्मनी ने किस पर आक्रमण कर दिया था? रशिया पर आक्रमण कर दिया था, जिससे ये कहाँ रशिया छोड़कर कहाँ चले गए थे? बर्लिन ये आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बर्लिन। कहाँ पे आ जाते हैं? क्योंकि कहाँ जाते हैं? ये बर्लिन ये आ जाते हैं, बर्लिन जर्मनी, ठीक है। और जर्मनी के अंदर हिटलर से मिलते हैं, नेताजी की उपाधि मिलती है इनको, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं, और जय हिंद के नारे इनको यहीं मिलता है। और सुभाष जर्मनी से कहाँ जाते हैं? जापान की तरफ ये सारे आ जाते हैं। अब दोस्तों आता है आज़ाद हिंद फौज। देखो, आज़ाद हिंद फौज के बारे में एक बार थोड़ा सा अपन तो अच्छे से समझते हैं। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, दोस्तों ध्यान रखना सबसे पहले देखो क्या होगा, थोड़ी सी कहानी बताता हूँ आज़ाद हिंद फौज की। आज़ाद हिंद फौज, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के अंदर हम देखेंगे कि ब्रिटेन, कौन? ब्रिटेन वर्सेज जापान के बीच में लड़ाई चल रही है, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। और ब्रिटेन की तरफ से कौन गया है? भारत के सैनिक। कौन गए? भारत के सैनिक लड़ने के लिए गए। और कहते हैं कि जापान ने जो हमारे भारत के सैनिक थे उनको क्या कर दिया? अंडरग्राउंड इनको कर लिया, इनको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद तो कहते हैं कि वो अपने जेलों के अंदर डाल दिए। और कहते हैं उन जेल में रहने वाला एक व्यक्ति का नाम था, उसका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। का नाम था? कैप्टन मोहन सिंह। इन्होंने मिलकर क्या कहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की तारीख थी 15 दिसंबर 1943। यानी एक प्रकार से 1943 के अंदर, 1943 के अंदर आज़ाद हिंद फौज की, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज की क्या हो रही है? स्थापना हो रही है। क्या हो रही है? स्थापना हो रही है। किसके नेतृत्व में?
मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि भाई अब स्थापना हो चुकी है आजाद हिंद फौज की। ठीक है, अब इसके लिए कुछ चलाने के लिए संगठन को कोई बड़ा नेता चाहिए ना, तो बड़ा नेता उस समय कौन आ रहा था? जापान की तरफ रास बिहारी बोस ये आ रहे थे इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये जो रास बिहारी बोस थे कहाँ आए थे? जापान की तरफ ये आ गए थे। और कहते हैं जब ये आए थे, ठीक है, तो मार्च 1942, मैंने आपको बताया था मार्च 1942 के अंदर इन्होंने टोक्यो में, कहाँ पर? टोक्यो में इन्होंने रास बिहारी बोस इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना इन्होंने की थी। कहाँ पर? टोक्यो के अंदर 1942 के अंदर, क्योंकि आ चुके हैं ना सारे। ठीक है, जापान की तरफ आ चुके हैं रास बिहारी बोस। अब दोस्तों ध्यान रखना, जून 1943, आपको ये से क्रम वाइज चलना है। देखो कैसे, सबसे पहले देखो हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आजाद हिंद फौज, आजाद आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। सबसे पहले 1941, 1941 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हो रही है, किसके नेतृत्व में? कैप्टन मोहन सिंह। कौन है? कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक, अब उसके बाद में 42 में रास बिहारी बोस आ चुके हैं, कहाँ पे? जापान, जापान आ चुके हैं ना रास बिहारी बोस। और जापान में किसकी स्थापना करेंगे? टोक्यो में। कहाँ पे? टोक्यो में। किसकी स्थापना? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करेंगे। अब बात चल, क्योंकि प्रारंभिक नेता खुद ये थे कैप्टन आज रास बिहारी बोस। अब दोस्तों बात चल रही थी कि कैसे जो ये कमान है जो इंडिया जो आजाद हिंद फौज है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जापान के अंदर आ चुके हैं रास बिहारी सुभाष चंद्र बोस। तो अब पूरी जो जिम्मेदारी किसको देने की सौंप रहे थे? सुभाष चंद्र बोस को देने की सौंप रहे थे। तो 1943 के अंदर हम देखेंगे एक जगह थी बैंकॉक, बैंकॉक के अंदर सम्मेलन हुआ किसका? किसका हुआ? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। किसका हुआ था? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, लीग इसका क्या हुआ था? सम्मेलन। क्या हुआ था? सम्मेलन। और कहते हैं कि इसके अंदर निर्णय लिया गया, इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया, निर्णय लिया गया, निर्णय लिया गया कि कौन बनेगा? सुभाष चंद्र बोस इसके क्या बनेंगे? जिम्मेदारी पूरी किसको किसको? सुभाष चंद्र बोस को जिम्मेदारी दी गई, दी जाएगी सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष बोस को जिम्मेदारी दी जाएगी। और कहते हैं जिम्मेदारी दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी। और दोस्तों ध्यान रखना 4 जुलाई तारीख थी, 4 जुलाई। तो ये रहा क्लियर लिखा हुआ है आपकी मेंशन, तो वो ये लिखा हुआ सारा 4 जुलाई 1943। 4 जुलाई 1943। और कहते हैं कि आईएनए की कमान, किसकी कमान? आईएनए की कमान, आईएनए की कमान किसको सौंप दी गई? पूरी सुभाष बाबू को सौंप दी गई, सुभाष बाबू को सौंप दी गई, सौंप दी गई। ठीक है, तो ये तो 4 बातें थी। सबसे पहले 1941 के अंदर आजाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था और ब्रिटेन की तरफ आजाद हिंद हम देखेंगे, ब्रिटेन वर्सेज जापान। और ब्रिटेन की तरफ से कौन डर रहे थे? हमारे जो भारतीय सैनिक थे वो लड़ने के लिए गए थे। और कहते हैं कि उनमें से एक व्यक्ति था कैप्टन मोहन सिंह, वहां पर जब जेल में बंद था उसके बाद इन्होंने योजना बनाई और कैसे इन्होंने आजाद हिंद फौज के गठन किया। 1942 के अंदर रास बिहारी बोस ने टोक्यो के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी। और इसकी जिम्मेदारी हम देखते हैं कि इसका जो सेकंड सम्मेलन, कौन सम्मेलन हुआ था? द्वितीय सम्मेलन किसका? कहाँ पे होता? बैंकॉक के अंदर होता है। और इसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का सम्मेलन हुआ। इसके अंदर निर्णय के लिए, इसमें निर्णय ये लिया गया है कि सुभाष जो बाबू है उनको क्या आईएनए की कमान यानी जिम्मेदारी दी जाएगी। और कहते हैं वो तारीख आई गई और तारीख थी 4 जुलाई 1943। इस दिन आईएनए की कमान किसको सौंप दी गई थी? सुभाष बाबू को आईएनए की कमान सौंप दी गई थी। और तारीख थी दोस्तों 5 जुलाई, क्या थी? 5 जुलाई 1943। और कहते हैं कि आईएनए की जो जो सरकार बनी, आईएनए जो बनी थी उनका पुनर्गठन किया गया। आईएनए की आईएनए क्या किया गया? पुनर्गठन 5 जुलाई को किया गया। दोस्तों ये थी सारी बातें। अब थोड़ा सा अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो
सबसे पहले एक एक चीज समझाते हुए चल रहा हूँ मैं आपको। आजाद हिंद फौज है ब्रिटेन वर्सेज जापान, भारत सैनिक लड़ने के लिए गए और 15 दिसंबर 1941 के अंदर कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? मलाया के अंदर। मार्च 1942 के अंदर टोक्यो के अंदर रास बिहारी बोस आ चुके हैं। प्रारंभिक नेता यही है, कौन है प्रारंभिक नेता? रास बिहारी बोस, ठीक है। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी और फिर जून 1943 के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का कौन सम्मेलन हुआ? सेकंड सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? बैंकॉक में। और कहते हैं लीग व आजाद, कौन? लीग इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व आजाद आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया गया। किसको? आजाद जी को। आजाद हिंद फौज का जो नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया गया। और दोस्तों तारीख आई गई और 4 जुलाई 1943 के दिन कहाँ पर? सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रख लेना, कहाँ पर? सिंगापुर में आजाद हिंद फौज यानी आईएनए की कमान किसको सौंप दी गई? सुभाष बाबू को इसके अंदर कमान सौंप दी गई। और दोस्तों तारीख आ गई 5 जुलाई, और 5 जुलाई 1943 के दिन हम देखते हैं आजाद हिंद फौज का वापस से क्या किया गया? पुनर्गठन। क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। इसमें आईएनए का इसमें डिवीजन बनाई गई। क्या बनाई गई? डिवीजन, जिसमें हम देखते हैं प्रमुख डिवीजन थी सबसे पहले सुभाष ब्रिगेड। कौन सी ब्रिगेड? सुभाष ब्रिगेड। इसके कमान कौन थे? शाहनवाज खान। कौन थे? शाहनवाज खान। गांधी ब्रिगेड के गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। क्या नाम है? गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। पहली कौन सी है? सुभाष ब्रिगेड। सेकंड कौन सी है? गांधी ब्रिगेड। इसकी कौन है? गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। और तीसरे है आजाद ब्रिगेड। कौन सी ब्रिगेड? आजाद ब्रिगेड। फोर्थ है नेहरू ब्रिगेड। और पांचवी कौन सी है? झांसी ब्रिगेड से कौन है? लक्ष्मी सहगल। और उसका प्रतीक चित्र क्या है? बाघ है। आदर्श वाक्य क्या है? एकता, वफादारी व बलिदान। ये इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है, अब धीरे धीरे आप देख रहे हो सबसे पहले क्या बन रही है? आजाद हिंद। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, आपको चीजें ये याद रखनी है। चीजें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है? सबसे पहले क्या बन रहा है? आजाद हिंद फौज बन रही है। ठीक है। फिर 4 जुलाई को नेतृत्व दे दिया किसको? 4 जुलाई 1943 को सुभाष बाबू को दे दिया सारी चीजें, पूरी कमान दे दी इनको 4 तारीख को। फिर 5 जुलाई को 1943 के दिन पुनर्गठन हो रहा है आईएनए का। आईएनए का पुनर्गठन हो रहा है, क्योंकि आप जो भी चीज पुरानी बनी थी, तो क्या होगा? पुनर्गठन होगा। और कहते हैं कि दोस्तों इसके अंदर डिविजन्स बनती है। क्या बनती है? डिवीजन बनती है। अब दोस्तों ध्यान रखना, तारीख थी 23 तारीख। क्या नाम है? तो वापस से एक बार देख लेते हैं। तारीख थी 21 अक्टूबर 1943। तारीख क्या है? 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 21 अक्टूबर को क्या बनती है? आजाद हिंद सरकार। क्या बनती है? आजाद हिंद। अब सरकार बन रही है, पहले फौज बन रही थी, गठन चल रहा था, ठीक है। अब क्या बनेगी? आजाद हिंद सरकार। क्या बन रही थी? आजाद हिंद सरकार। क्या बन रही है? आजाद हिंद सरकार बन रही है, ठीक है। कहां पर? सिंगापुर के अंदर। कहां बन रही है? सिंगापुर के अंदर सरकार बन रही है। और कहते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसमें? सुभाष बाबू, ठीक। राष्ट्रपति कौन बनेगा? खुद सुभाष बाबू। कमांडर इन चीफ कौन बनेगा? खुद सुभाष बाबू। तीनों के प्रमुख कौन बनते हैं इसके अंदर? सुभाष बाबू तीनों के प्रमुख इसके अंदर बनते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री सुभाष बाबू। सुभाष बाबू। और कहते हैं कि जब सरकार बनती है, जब सरकार बन रही है, तो सरकार में कौन होगा? मंत्री भी होंगे ना। सरकार में कौन होगा? मंत्री। तो मंत्री बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। कौन है? मंत्री बनेंगे। और कहते हैं मंत्री एस चटर्जी, 2-3 मंत्री और थे बड़े, ठीक है, उनके नाम अपन लेंगे। तो ये इनके अंदर मंत्री बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आजाद हिंद सरकार है, इस हिंद सरकार के अंदर टोटल कितने राष्ट्रों ने मान्यता प्राप्त की थी अस्थायी रूप से? 9 राष्ट्रों ने इसके अंदर अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त की थी। कौन कौन से? कितने? 9 राष्ट्रों ने। किसने? 9 राष्ट्रों ने अस्थायी रूप से मान्यता दी थी। ठीक है दोस्तों, तो वापस से अपन अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं वापस से। हाँ, 21 तारीख थी 21 अक्टूबर 1943 का। तो सिंगापुर में आजाद हिंद जो सरकार, क्या अब सरकार किसकी बन रही है? आजाद हिंद सरकार स्थापना हो रही है, किसकी? अस्थायी रूप से। कहाँ पर? सिंगापुर के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपको ये याद रखनी है कि 21 अक्टूबर 1943, यानी आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं? हमारे सुभाष बाबू बन रहे हैं, कमांडर इन चीफ खुद सुभाष बाबू। राष्ट्रपति कौन? सुभाष बाबू। तो तीनों के आप देखोगे कि इन तीनों के जो चीफ है वो सारे कौन बन रहे हैं? सुभाष बाबू इसके बन रहे हैं। फिर दोस्तों देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस ने
जब सरकार बन गई तो कितने राष्ट्रों ने अस्थायी रूप से, टोटल देखोगे आप, टोटल 9 राष्ट्रों ने अस्थायी रूप से इन्होंने मान्यता मिली थी। कौन कौन से देश आपको याद रखने हैं, देश कौन कौन से? जर्मनी है ही, जापान, इटली, थाईलैंड, कोरिया, चीन, थाईलैंड, बर्मा और फिलीपींस। ये टोटल आप देखोगे 9 राष्ट्र है, आपको ये याद ही करने हैं। कौन कौन से? जर्मनी, खुद जर्मनी है, जापान है, इटली है, आयरलैंड है, कोरिया है, चीन है, थाईलैंड है, बर्मा है और फिलीपींस। ये टोटल आप देखोगे, टोटल कितने कितने राष्ट्र होते हैं? टोटल 9 राष्ट्र आपके ये होते हैं। तो आपको ये 9 राष्ट्र आपको अच्छे से याद ही करने हैं कि कितने देशों ने अस्थायी रूप से मान्यता दी थी। तो कितने राष्ट्रों ने? 9 राष्ट्रों ने अस्थायी रूप से इनको मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, कितने राष्ट्र? 9 राष्ट्र थे। कौन कौन से? जर्मनी, जापान, इटली, आयरलैंड, कोरिया, चीन, थाईलैंड, बर्मा और फिलीपींस। आपको ये याद ही करने हैं। अब दोस्तों मंत्री बनेंगे, क्योंकि सरकार बन रही है तो सरकार में कौन होते हैं? मंत्री भी होते हैं। तो मंत्री में कौन? वित्त मंत्री। कौन? क्योंकि पैसे वैसे देखेंगे ना, तो एससी चटर्जी आप देखोगे वित्त मंत्री बनते हैं। प्रचार मंत्री, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे प्रचार तो जरूरी है, तो प्रचार के लिए कौन? एम ए अय्यर साहब। और एक महिला थी, महिलाओं की मंत्री कौन थी? लक्ष्मी स्वामीनाथन। आप देखोगे इसमें महिला मंत्री इसके अंदर बनती है। उसके बाद दोस्तों, हाँ, अब दोस्त थोड़ा सा लास्ट पड़ाव आ चुका है अपना, उसके बाद में टॉपिक अपना कंप्लीटली लगभग हो ही जाएगा। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है बिल्कुल बारीकी के साथ में, जो जो चीज़ थी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, और फिर मैं लास्ट में एक क्विक रिवीजन भी आपको अच्छे से करवा दूंगा। दो अब लास्ट बात चल रही है बस, उसके बाद में खत्म हो रहा है टॉपिक ही। हाँ, अब तारीख आ जाती है 6 नवंबर 1943 के दिन। जापानी सेना ने अंडमान, क्योंकि सरेंडर हो जाती है जापानी सरकार, ठीक है, और अंडमान और निकोबार द्वीप को जीत कर, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया गया। और कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने इनका नाम क्या कर दिया? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप इनका नाम कर दिया गया था। और मार्च, दोस्तों दानाना, मार्च 1944 तारीख थी, मार्च 1944 के दिन कोहिमा पर तिरंगा, कहाँ पर? कोहिमा पर तिरंगा झंडा फहराया, परंतु इम्फाल पर अधिकारी नहीं कर सके। और कहते हैं कि इससे आज़ाद हिंद फौज का पीछे हटना इसमें पड़ गया था। उसके बाद दोस्तों लास्ट टॉपिक है और तारीख आती है 6 जुलाई 1944 का दिन है, और बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर पहली बार गांधी जी के राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। और भारतीय संविधान के अंतिम युद्ध इन्होंने कहा, इसके अंदर प्रयोग किया और कहा कि भारतीय स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद इन्होंने मांगा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने मांगा था, तभी तो इन्होंने राष्ट्रपिता का संबोधन जो है आज़ाद हिंद रेडियो से क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और दोस्तों तारीख थी 18 अगस्त, तारीख क्या थी? 18 अगस्त 1945 को सुभाष बाबू को ताइवान के ताइकू हवाई अड्डे पर हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती। दोस्तों ये थे सुभाष बाबू, और कहते हैं इनकी पुस्तक का नाम द इंडियन स्ट्रगल। क्या नाम है पुस्तक का नाम? द इंडियन स्ट्रगल। आपको ये याद ही करनी पड़ेगी। और कब लिखी गई थी? 1920 से 1934 के बीच में ये लिखी गई थी। आगे इनकी आत्मकथा थी, कौन सी आत्मकथा? स्प्रिंगिंग टाइगर इनकी आत्मकथा थी। आगे चलते हैं, आत्मकथा का शीर्षक था ऑटोबायोग्राफी एंड ऑफ इंडियन पिलग्रम। ये इनकी शीर्षक था आत्मकथा का, और नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका नारा था। और उसको कथन में हम देखते हैं, पहला है सरोजिनी नायडू ने भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार का है, और सेकंड रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको राष्ट्र नायक के रूप में संज्ञा इनको दी है। दोस्तों ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। अब आपको कैसे रिवीजन करना है, कैसे चीज़ें याद करनी है, वो सारी मैं एक बार वापस से क्विक रिवीजन के माध्यम से 5 मिनट के अंदर सारा आपको याद करवा देता हूँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखो सबसे पहले तो ये है सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जीवन परिचय, और जीवन परिचय पढ़ने के बाद में सबसे पहले आईसीएस इनका फोर्थ स्थान है, त्यागपत्र दे दिया। सीआर दास से मिलते हैं, सानिध्य में आते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब सीआर दास कलकत्ता के नगर निगम के महापौर थे तो इनको सीईओ बनाते हैं, नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी बनाते हैं। 1925-27 के बीच में मांडले जेल भेजते हैं, ठीक है। वापस आते हैं, नेहरू रिपोर्ट के अंदर खुद सुभाष बाबू इसके सदस्य थे। 1930 के अंदर इनको कलकत्ता नगर निगम का इनको महापौर बनाया गया। तो ये था 1931 से 30 का समय। नेक्स्ट है, उसके बाद में अपन देखते हैं, हाँ, 1931 से 40 के बीच में, 33 से 36 के बीच में यूरोप के प्रवास पर गए, और एक महिला थी, ऑस्ट्रियन महिला थी, उनसे एमिले सेंकेन, उनसे इनका विवाह होता है। उनकी पुत्री होती है अनीता बोस। इटली के मुसोलिनी से मिलते हैं और आयरलैंड से इन्होंने संपर्क स्थापित करते हैं। ये था 1937 के बाद में। फिर अधिवेशन की अपन आगे बात करते हैं। हाँ, कांग्रेस का अधिवेशन आता है, और 2 अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, 1938 के अधिवेशन, 1939 का अधिवेशन। 38 में अध्यक्ष खुद बनते सुभाष बाबू हरिपुरा के अंदर। 3 बातों में इन्होंने समर्थन दिया। सबसे पहले प्रजामंडल को समर्थन, राष्ट्र नियोजन समिति जो उसकी अध्यक्षता खुद किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में बन रहा है सारा। तीसरा है विज्ञान परिषद की स्थापना इन्होंने की थी, किसके निर्देशन में? डॉक्टर विश्वेश्वरैया के निर्देशन में हुआ था। फिर दोस्तों मेन चीज है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, बोस, पट्टाभी सीतारामैया,
दोनों के बीच में वाद विवाद होता है और कहते हैं कि गांधी जी की हार, पट्टाभी सितम्बरा की हार थी। और फिर बोस हम देखते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने त्यागपत्र देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं लास्ट में जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। और फिर 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। फिर बाद में धीरे धीरे इनका झुकाव कांग्रेस से हटता जा रहा था और कांग्रेस जो बंगाल कांग्रेस कमेटी है उससे भी इन्होंने अध्यक्षता बिल्कुल ही हटा दी थी, इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में, हाँ उसके बाद कहानी होती है ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी 5 मिनट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हाँ 1940 से 45 की कहानी, 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था, ठीक है। और जब वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था तो 1940 के अंदर ही बंगाल में थे, ठीक है। और होलवेल स्टेचू को हटाने के चक्कर में इनको गिरफ्तार कर दिया गया, फिर नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद करने के बाद में इनको फिर अब देखते हैं कि योजना कैसे भारत से बाहर जाते हैं, पूरी योजना बनाते हैं, पूरी काल जो घटना होती है वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कलकत्ता से काबुल, काबुल से मॉस्को, मॉस्को से जर्मनी, जर्मनी से जापान, जापान के बाद में फिर सिंगापुर और सिंगापुर के बाद में ताइवान में जहाँ इनका जो प्लेन दुर्घटना इनका क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कैसे जर्मनी जाते हैं, जर्मनी के अंदर हिटलर मिलता है, जय हिंद के नारे होते हैं वहाँ पे, नेताजी की उपाधि मिलती है इनको वहाँ पे, ठीक है। और जापान के बाद में सिंगापुर। उसके बाद देखते हैं हाँ, फिर ये सारी कहानी है देखो आगे। हाँ, आज़ाद हिंद फौज की बारी, सारी कहानी पढ़ते हैं एक बार। सबसे पहले 1941 के अंदर आज़ाद हिंद फौज बनती है कि किसके नेतृत्व में, कैप्टन मोहन सिंह। क्योंकि आप देखोगे कि जब भारत की तरफ से लड़ने के लिए कौन जाते हैं, ब्रिटेन की तरफ से भारत के सैनिक जाते हैं और उनमें से कुछ वो गिरफ्तार कर लेते हैं और उनमें से लोग थे कैप्टन मोहन सिंह। फिर एक सरकार बनाते हैं 1941 के अंदर आज़ाद हिंद फौज। और कहते हैं कि जब जापान के अंदर रास बिहारी बोस आते हैं, इंडिपेंडेंस लीग, सबसे पहले कमान उनको ही सौंप दी गई थी, ठीक है। प्रारंभिक नेता खुद रास बिहारी बोस थे। 42 के अंदर खुद इन्होंने रासबिहारी बोस ने टोक्यो के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी दी थी। और 43 के अंदर कहते हैं कि बैंकॉक के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का सम्मेलन होता है। और इसके अंदर क्योंकि आप देख रहे हो कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ आ चुके हैं, जापान आ रहे हैं, अभी जापान आ चुके हैं, ठीक है ना। तो जब ये जापान आ चुके हैं तो कहते हैं कि निर्णय लिया गया कि सुभाष बाबू को इसका क्या आईने की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन तारीख थी 4 जुलाई 1943। इस दिन आईने की कमान किसे सौंप दी गई थी, सुभाष बाबू को सौंप दी गई थी, ठीक है। और कहते हैं कि 5 जुलाई आते आते 5 जुलाई के दिन आईने का क्या किया गया, वापस से पुनर्गठन किया गया था। क्या किया गया था, पुनर्गठन ये किया गया था। ये सारी बातें आपको मैंने अच्छे से समझा दी है। हाँ, ये याद कर लेना, ठीक है। झांसी ब्रिगेड का कौन, लक्ष्मी सहगल है। आदर्श वाक्य क्या है, एकता, वफादारी व बलिदान। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट आप अब अच्छे से याद रखना है। क्योंकि आप देख रहे हो कि क्योंकि सरकार बन चुकी है, वो सॉरी आज़ाद हिंद फौज थी, उसका पुनर्गठन हो चुका है। अब क्या बनेगी, सरकार बनेगी। क्या बनेगी, सरकार। और तारीख थी 21 अक्टूबर। तारीख क्या थी, 21 अक्टूबर 1943 तारीख थी। और कहाँ पर, सिंगापुर के अंदर ये बनती है। और आज़ाद हिंद फौज की सरकार की स्थापना होती है, ठीक है, अस्थायी रूप से। और प्रधानमंत्री खुद सुभाष बाबू, चीफ ऑफ कमांडर खुद सुभाष बाबू और राष्ट्रपति खुद सुभाष बाबू, यानी तीनों के आप देखोगे हेड कौन है इस समय, सुभाष बाबू बन रहे हैं सरकार के अंदर। और मंत्री भी होंगे इसके। तो मंत्री कौन कौन थे आप देखोगे, ये तारीख आपको याद रख लेनी है, ठीक है। मंत्री बनेंगे, मंत्री में आप देखोगे हाँ टोटल कितने मंत्री कौन से, वित्त मंत्री एस सी चटर्जी, प्रचार मंत्री एम ए अय्यर, महिलाओं की मंत्री लक्ष्मी स्वामीनाथन, ये मंत्री बन रही है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि 9 राष्ट्र, कितने राष्ट्रों ने, 9 राष्ट्रों ने अस्थायी रूप से इन्होंने मान्यता नहीं मिली थी। सबसे पहले जर्मनी, जापान, इटली, आयरलैंड, कोरिया, चीन, थाईलैंड, बर्मा और फिलीपींस। ये टोटल कितने राष्ट्र थे, टोटल 9 राष्ट्र थे जिनमें अस्थायी रूप से इनको मान्यता मिली थी। उसके बाद फिर जापानी सरकार जो थी, सुभाष चंद्र बोस ने जो द्वीप था, अंडमान द्वीप था, उसका नाम शहीद द्वीप, जबकि जो निकोबार द्वीप था उन्हें स्वराज द्वीप कर दिया गया। मार्च 1944 में कोहिमा पर, कहाँ पर, कोहिमा पर तिरंगा झंडा फहराया। लेकिन इन्होंने इम्फाल पर अधिकार नहीं कर सकी और कहते हैं कि आज़ाद हिंद को क्या पीछे हटना पड़ गया था। उसके बाद लास्ट कहानी है ये। और 6 जुलाई 1944 के दिन आज़ाद हिंद रेडियो से पहली बार गांधी जी के लिए उन्होंने राष्ट्रपिता शब्द का संबोधन किया और कहा और इनसे आशीर्वाद मांगा। और उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 के दिन सुभाष चंद्र बोस के ताइवान के ताइकू हवाई अड्डे पर हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इनकी पुस्तक आपको याद कर लेनी, कौन सी है, द इंडियन स्ट्रगल इनकी पुस्तक है। क्या है, द इंडियन स्ट्रगल इनकी पुस्तक है। कब लिखी गई थी, 1920 से 1934 के बीच में लिखी गई थी। इनकी आत्मकथा स्प्रिंगिंग टाइगर, ठीक है। उसके बाद में आत्मकथा का शीर्षक ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन पिलग्रिम, नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। कथन सरोजिनी नायडू ने कहा था कि इस भारतीय देशभक्ति ज्वलंत तलवार, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको राष्ट्र नायक की संज्ञा दी। दोस्तों ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको मैंने रिवीजन के साथ में याद कराता हुआ सब चीज़ें मैंने आपको अच्छे से, जो 10वीं क्लास थी अपनी वो मैंने आपको करवा दी है। तो दोस्तों ये थी अपनी 10वीं क्लास जिसमें अपन ने पढ़ा रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों बिल्कुल आपको मिनिमम कंटेंट के साथ में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, याद करते हुए कराया जा रहा है। सब चीज़ें आपको बिल्कुल सब चीज़ें मिल रही है।
फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर भी आपको कराया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि प्रतीक जी ने मैथ खत्म कर दी है। साइंस की जो मैथ की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। साइंस की जो पीडीएफ है, ठीक है ना, वो जो साइंस की पीडीएफ है 3 चैप्टर प्रतीक जी ने करवा दिए। 4th चैप्टर 1-2 दिन में चालू हो जाएगा, ठीक है। और जो मैनेजमेंट की जो पीडीएफ रह गई है वो भी आपको जल्द ही 4-5 दिन में, ठीक है, करके आपको दे रहे हैं, क्योंकि सारी क्लास हमने आपको करवा दी है। हिस्ट्री की 10वीं क्लास थी और इंडिया हिस्ट्री की एक क्लास और आएगी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद में इंडिया हिस्ट्री भी खत्म होती है। 10 फरवरी से आपकी अंग्रेजी चालू हो रही है। अगले मंथ से आपकी साइकोलॉजी भी चालू हो रही है। तो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है आपको हमारे चैनल पर रजत खंडेलवाल परिवार के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से करवाया जा रहा है। दोस्तों बने रहिए और इसी तरह आप हमारा बिल्कुल एक प्रकार से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं रजत खंडेलवाल परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम।